अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैचुरेटेड टेस्ट के फिजिक्स पोर्शन की डिस्कशन। फर्स्ट एमसीक्यू आपके इस पेपर में दिया है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी मेक्स एंगल थीटा विद ईच अदर, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। स्केलर प्रोडक्ट से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स डिस्कशन है। और एमसीक्यू है 127, ठीक है। 127 एमसीक्यू है। एमसीक्यू में कह रहे हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स है ए और पी और इनके दरमियान एंगल है थीटा। तो वेक्टर बी को आप अगर आप रिजॉल्व करते हैं तो इसका एक कंपोनेंट होगा अलोंग द ए और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे बी वाई बनेगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि वो कंपोनेंट जो कि ए के अलोंग हो, तो याद रखिए ए डॉट बी जब भी आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे ए इंटू बी कॉस थीटा, और बी कॉस थीटा मीन आप उस कंपोनेंट की बात करें जो कि ए के अलोंग है। तो अगर आप ये मालूम करना चाहते तो ए को इधर डिवाइड करें तो ए डॉट बी आ जाएगा डिवाइड बाय ए, जो कि किसके बराबर होगा, बी एक्स। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ऑप्शन है 128। Two forces of 5 Newton and 7 are acting on a point. Which of the following cannot be the resultant force? याद रखिए जब इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आप उस पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स निकालें। मैक्सिमम मतलब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में ऐड करेंगे तो उनको ऐड करें। 5 + 7 से आएगा 12 न्यूटन, और मिनिमम के लिए आप ग्रेटर से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 न्यूटन आएगा। मतलब रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन और 12 न्यूटन के दरमियान हो सकती है, इससे कम या इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए जो है 1 न्यूटन है, तो ये आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। बाकी कोई भी ऑप्शन पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल क्या है, ठीक है। 129 एमसीक्यू है। वेक्टर ए एंड बी, दो वेक्टर ए एंड बी गिवन है। ए की वैल्यू गिवन है 2i + 4j और -k, और बी आपके पास गिवन है 2 टाइम्स ऑफ ए है बेटा, याद रखिए 2 × 2i + 4j - k है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 4i + 8j - 2k आपके पास गिवन है, बल्कि 3 था तो 3 से क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। मतलब बी वेक्टर जो है वो 2 के डबल के बराबर है। तो अगर ए आपके पास स्पेस में ड्रा हुआ है इस डायरेक्शन में, तो बी भी उसी डायरेक्शन में ड्रा हुआ है। जस्ट आपके पास क्या है, बी का मैग्नीट्यूड ए से क्या है, डबल है, डायरेक्शन वही है। तो ये पैरेलल केस बनता है, और पैरेलल केस में एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर बी था। 130 एमसीक्यू है। As the drag force on the falling droplet of water equals the weight of the drop, its velocity। जब भी हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स में एक ड्रॉपलेट नीचे की तरफ गिरता है तो उस पे दो फोर्सेस है, एक वेट है, दूसरा ड्रैग फोर्स। इनिशियली ड्रैग फोर्स 0 होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जब ये इसकी स्पीड बढ़ती है तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ता है, और एक वक्त आ जाता है तब दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो याद रखिए जब भी ड्रैग फोर्स वेट ऑफ द ड्रॉपलेट के बराबर हो जाए तो तब आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एक्सेलरेशन दो हालतों में 0 होती है, या तो बॉडी के रेस्ट पे है या मोशन करे। अगर मोशन करे तो किस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मैं नाम दिया था टर्मिनल वेलोसिटी। क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। तो v कांस्टेंट हो जाती है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। 131 है द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। याद रखिए रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है। 132 है A projectile is projected by 76 degree with horizontal, the ratio of its range and height। याद रखिए जब भी प्रोजेक्टाइल को आप 76 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह, तो ये जितना हाइट कवर करता है उतना ही क्या कवर करेगा, रेंज कवर। ये वाहिद वो एंगल है कि जिस पे अगर आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो r ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू हाइट h ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब इनका अगर आप रेशियो लेते हैं तो रेशियो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस एंगल पे r और h का रेशियो हमेशा के लिए क्या होगा, वो 1 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। 133 है
if the radius of the falling droplet is increased by 3 times its terminal velocity, याद रखिए सेम मास के लिए टर्मिनल वेलोसिटी और आर के दरमियान, आर के स्क्वायर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, अगर आप आर को 3 टाइम्स बढ़ाते हैं तो इस 3 का स्क्वायर क्या आता है आपके पास, 9 आता है। तो इफ आर इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी विल इंक्रीज बाय 9 टाइम्स, ठीक है। तो ये इस तरह इंक्रीज आ जाएगा, तो 9 टाइम्स इंक्रीज आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 135.4 है, flow speed of the fluid through a non-uniform pipe increase from 1 meter per second to 3 meter per second if the change in potential is 0, then pressure difference, fluid dynamics में pressure difference, एयर लिफ्ट या प्रेशर डिफरेंस हम बात करते हैं, डेल पी इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये कहते हैं कि जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी 1000 है, जो फाइनल स्पीड है वो 3 थी, तो 3 का स्क्वायर लेंगे, इनिशियल 1 था तो 1 का स्क्वायर ले ले। तो बेटा 1000 को 2 से डिवाइड कर आपके पास 500 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्या होता है 9 माइनस 1, तो इधर आ जाएगा 8 और 8 मल्टीप्लाई बाय दिस दैट इज इक्वल 4, तो 4000 आपके पास आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर डिफरेंस इसके बराबर होगा। 135 एमसीक्यू है, A car accelerates from rest at 5 meter per second square. इनिशियल वेलोसिटी कार की क्या थी, वो 0 थी, एक्सेलरेशन इसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हुई है। What will be the final velocity after 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद, तो फाइनल अगर आप निकाले Vf इज इक्वल टू Vi प्लस 8, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन आप इस्तेमाल करें। इनिशियली रेस्ट पे था, फिर 5 सेकंड तक की इसकी एक्सेलरेशन क्या रही थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5 5 25 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये इसका करेक्ट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर बी है। 136 है, 136 में पोटेंशियल एनर्जी का हाइट के साथ रिलेशन दिया गया है कि सेम आइडेंटिकल मासेस है, दो सेम मासेस है ए और बी, लेकिन दोनों के एनर्जी में फर्क है। पोटेंशियल एनर्जी ए की जो है, ए की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 10 जाउल है और दूसरी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 5 जाउल है। मास सेम है, तो अगर मास सेम हो तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का हाइट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर हाइट का रेशियो आपने निकालना है तो ये पोटेंशियल एनर्जी 1 बाय पोटेंशियल एनर्जी 2 के बराबर हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाय 5 आएगा 2 बाय 1, तो 2:1, दैट इज द करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट एमसीक्यू में अगर आप देखें, एमसीक्यू है कि the two charges 1 coulomb and 5 are placed at some distance in air, the ratio of forces acting on them। याद रखिए कूलम्स लॉ में जब आप दो चार्जेस की बात करते हैं, एक है 1 कूलम और एक है 5 कूलम, तो न्यूटन लॉ, कूलम्स लॉ में हम ये कहते हैं कि कूलम्स लॉ डिपेंड का में जो फोर्स है ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल चार्ज। तो प्रोडक्ट का मतलब कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 कूलम आएगा, ठीक। तो मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट दोनों चार्जेस के लिए चूंकि सेम है तो फोर्स भी दोनों के दरमियान में क्या होगा, सेम होगा। दूसरा हम ये भी पढ़ते हैं कि कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, और न्यूटन थर्ड लॉ में हम क्या कहते हैं कि दो बॉडीज अगर आपस में इंटरेक्ट करती है तो जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है। तो मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज जितना फोर्स 5 पे लगाएगा 5 भी उतना ही लगाएगा, तो दोनों के दरमियान रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 1 कूलम चार्ज का 5 कूलम चार्ज के साथ जो रेशियो है दैट विल ऑलवेज रिमेन्स दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 के बराबर होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी हियर, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 137 में 138 की तरफ आ जाए। A photon of energy 12 electron volt is incident या falls on the metal surface having work function of 6.4 electron volt। वर्क फंक्शन में बराबर एनर्जी जिससे आप इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो फोटोन जब किसी मेटल सरफेस पे पड़ता है तो इसकी एनर्जी HF कहलाती है। HF की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, HF की वैल्यू गिवन है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें वर्क फंक्शन कितना ही है 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क फंक्शन जो ये एनर्जी है इस्तेमाल दो कामों में, एक इस्तेमाल होगी आपके पास किस चीज में, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो रिमेनिंग एनर्जी है दैट विल बी यूज्ड एज ए काइनेटिक एनर्जी। आपने काइनेटिक निकालनी है तो HF माइनस 5 कर लें और 12 माइनस 6.4 करेंगे तो द आंसर विल बी 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन जो कि है आपके पास ऑप्शन नंबर सी।
नाउ अच्छा बेटा MCQ 139 है कॉम्पटेंस इफेक्ट शोज दैट द इंसिडेंट फोटोन हैज पार्टिकल नेचर वेव नेचर। याद रखिए हमारे पास जो कॉम्पटेंस इफेक्ट है इसमें फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन से टकराता है। तो कोलिजन का जब भी प्रोसेस होता है ये पार्टिकल नेचर के लिए होता है, पार्टिकल कोलाइड करते हुए, वो कोलाइड नहीं करते। तो अगर ये यहाँ पे कोलाइड करता है, ये इसकी एनर्जी में कमी आती है, ये स्कैटर्ड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिकाइल हो जाएगा। ठीक है, तो फोटोन का इलेक्ट्रॉन के साथ चूंकि यहाँ पे कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन का फिनोमेना है, तो ये पार्टिकल नेचर को जाहिर करेगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। 139 में ऑप्शन नंबर जो है वो 139 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, MCQ 140 को देखें। हाफ लाइफ ऑफ गिवन सैंपल इज 11 years, इट विल रिड्यूस टू 75 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। हाफ लाइफ जो है इनिशियली हम कहते हैं कि हमारे पास की सैंपल के टाइम t इक्वल टू 0 पे ओरिजिनल n0 है, ये रिमेनिंग है। जब इस पे एक हाफ लाइफ गुजरता है, कितना 1 हाफ लाइफ गुजरता है, तो आपके पास ये 50% रिड्यूस हो जाएगा, ये n0/2 हो जाएगा। ये 50% रिड्यूस हुआ, कितना 50%। अगर इस पे 2 हाफ लाइफ गुजरते हैं तो ये n0/4 75% ये रिड्यूस हो जाएगा। तो 2 हाफ लाइफ लगे हैं, तो हाफ लाइफ कितना 11 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 × 11 से क्या आ जाएगा 22 years। तो अगर आपके पास इनिशियली सैंपल n0 था और अब आपके पास n0/4 है, 75% ये जो है ओरिजिनल के मुकाबले में रिड्यूस हुआ है, तो इसके लिए टाइम कितना लगा है, इसके लिए 22 years लगे हैं। 2 हाफ लाइफ गुजरे हैं, तो 2 हाफ लाइफ के लिए टाइम क्या हो जाएगा 22 years हो जाएगा। 141 की तरफ आते हैं, शाबाश। A particle moves in a circle of radius r in half of the period of revolution at displacement and distance। एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा था, लेकिन इसने हाफ रिवोल्यूशन लिया है, यहां से लेके यहां तक। हमें पता है कि टोटल सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस जो है वो 2πr के बराबर होता है। तो अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल 2πr होता है लेकिन हाफ है, तो 2πr को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास डिस्टेंस का विल बी πr। तो जब ये इधर से इधर आएगा, हाफ रिवोल्यूशन करेगा, तो डिस्टेंस का विल बी इक्वल टू πr। और डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीस 2 पॉइंट्स, ये डिस्टेंस है जो कि πr के बराबर आ गया। टोटल 2πr है, हाफ रिवोल्यूशन है, तो 2πr को 2 से डिवाइड करें πr आ जाएगा। और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट का, तो द शॉर्टेस्ट बिटवीन द 2 पॉइंट्स डिस्टेंस, तो r और r ये है, तो जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो r प्लस r से क्या आ जाएगा 2r आ जाएगा। तो πr और 2r और ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी आता है। नेक्स्ट MCQ है 142। 142 MCQ में आपसे पूछ रहे हैं कि a simple harmonic oscillator has amplitude a, its maximum speed। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला आपके पास क्या है, ओमेगा इंटू x0, या a, एम्पलीट्यूड की जगह a लिखें। और ओमेगा आपको पता है किसके बराबर है, 2π/t के बराबर है। और साथ में हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो 2π/t इंटू a दैट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और ये कहाँ पे होगी, मैक्सिमम स्पीड आपके पास मीन पोजीशन पे होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये 142 है। 143 में क्या है, 142 में इसी फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज अ पीरियड ऑफ 0.01 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 0.2 मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, सेंटर मीन पोजीशन पे। अच्छा, यहाँ पे v इज इक्वल टू 2π/t इंटू xm है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। 2π अपनी जगह पे, t की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 0.01 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 0.2 है जो कि एम्पलीट्यूड आपके पास गिवन था। तो ये 2π हुआ, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 100, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपके पास क्या आएगा 10 आएगा। तो एक 0 0 के साथ कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 10 जा 40, तो 40π आपके पास आएगा रेडियन पर सेकंड आपके पास स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये 40 भी आपके पास ऑप्शन नंबर बी आता है। 144 देखें। Two harmonic waves traveling in the same medium having frequency ratio 1:2 and intensity ratio 1:36, their amplitude। हमें पता है कि इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप इनका रेशो लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा a1 का स्क्वायर बाय a2 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपने एम्पलीट्यूड का रेशो निकालना है तो आप लिख सकते हैं कि a1 बाय a2
A1 बाई A2, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले ले, स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास I1 और I2 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। इनका रेशियो बेटा बुक में गिवन है 1/36, तो 1 का स्क्वायर रूट हुआ 36 का 6 आएगा, तो A1 बाई A2 का जो रेशियो आएगा वो 1/6 आएगा। और आपके पास इसमें ऑप्शन नंबर बी गिवन है इसके लिए, ठीक है। ये MCQ था, MCQ नंबर 145 की तरफ आते हैं। A physical quantity that becomes double by doubling the velocity of the body, that is momentum, kinetic energy, potential energy। याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी का वेलोसिटी के साथ कोई काम नहीं है, काइनेटिक v स्क्वायर है तो डबल करने से 4 गुना बढ़ेगी। मोमेंटम p = mv है, तो अगर वेलोसिटी डबल होगी तो मोमेंटम की वैल्यू डबल हो सकती है, ठीक, क्योंकि मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी फिर 4 टाइम इंक्रीज होगी, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मोमेंटम वाला है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 146 है बेटा। मैथमेटिकली A = अल्फा क्रॉस आर शोज दैट A इज डायरेक्टेड। याद रखिए जब भी हमारे पास कोई बॉडी अलोंग द सर्कुलर पाथ मोशन करती है अबाउट सम फिक्स्ड एक्सिस, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारी हमेशा के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होती है। जो R है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये होगी। और जो वेलोसिटी है ये हमेशा के लिए वेलोसिटी हो मोमेंटम हो, जो लीनियर पैरामीटर होते हैं वो टेंजेंशियल टू द सर्कल होते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी हो, यहाँ पे मोमेंटम हो, दे विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल टू द सर्कल, ठीक है। तो इस तरह है कि फर्ज करें एक बॉडी सर्कल में इस तरह घूम रही है और एक तरफ रोटेशन है, तो ओमेगा इस तरफ है, ठीक है, along the axis of रोटेशन। रेडियस आपके पास जो होगा वो इस तरह होगा, और जो वेलोसिटी होगी बेटा वो हमेशा के लिए क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। टेंजेंशियल मीन सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करेगी। v का r के साथ एंगल क्या बनेगा, 90 बनेगा, तो आप टेंजेंट कह सकते हैं, इट इज टेंजेंशियल टू द सर्कल। एंगुलर वेलोसिटी की बात होती तो वो along the axis of रोटेशन की बात होगी, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन along the axis of रोटेशन होती, और चूंकि लीनियर एक्सेलरेशन है तो ये टेंजेंशियल हो, क्या होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन विल बी टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 147 की तरफ आते हैं, शाबाश। A straight line parallel to volume x is in PV डायग्राम। हमारे पास ही PV डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस, तो याद रखिए यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर की वैल्यू सेम है। अगर प्रेशर की वैल्यू सेम है तो प्रोसेस कौन सा होगा, आइसोबैरिक होगा। आइसोबैरिक वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर की वैल्यू सेम रहती है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, 148 में रेशियो लिया गया है क्लोज्ड आर्गन पाइप का ओपन आर्गन पाइप के साथ, उनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो लिया गया है, और आपके पास लेंथ क्या लिया है, सेम लिया है। तो सेम लेंथ के लिए ये v/4l है और ये v/2l है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा ये आ जाएगा, v के साथ कैंसिल, l के साथ कैंसिल, 2 तो 1/2। तो क्लोज का ओपन आर्गन पाइप के साथ जब भी आप रेशियो लेंगे तो द रेशियो विल बी 1/2 आपके पास। इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है वो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। वन 149 है, इफ एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबेटिकली द वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू। अगर हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक जिसमें कोई हीट अंदर या बाहर नहीं जाती, इंसुलेटेड सिलेंडर है, यहां पे जो मूवेबल पिस्टन था, अगर ये पिस्टन यहां से यहां पे चला जाए, द सिस्टम एक्सपेंड, अब यहां पे वर्डन हुआ है लेकिन बाहर से कोई हीट सप्लाई नहीं हो रही। आप कहते हैं डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल W, जो हीट आप देते थे उसके साथ कुछ इंटरनल एनर्जी को मिलती है और कुछ वर्डन होता था, लेकिन यहाँ पे तो हीट मिल नहीं रही, एडियाबेटिक है तो ये जीरो है, और सिस्टम चूंकि एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा, वर्डन आपके पास आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस डेल U इज इक्वल टू डेल W। चूंकि सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है तो वर्डन पॉजिटिव होगा, और ये वर्डन होगा एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, लॉस इन द इंटरनल एनर्जी। ये एमसीक्यू नंबर था, एमसीक्यू नंबर 149। 150 एमसीक्यू है, A nucleus with the mass number A and atomic number Z undergoes beta negative decay। जब भी बीटा डिके होगा तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, एटॉमिक नंबर 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बीटा नेगेटिव में। तो अगर ये आपके पास
ये सिचुएशन है और बीटा डिके होता है, बीटा नेगेटिव डिके होता है, तो मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं आता, एटॉमिक नंबर आपके पास 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इंक्लोजिंग अ डाइपोल इज, अगर हमारे पास एक फर्ज करेगी, एक फर्जी क्लोज सरफेस है और इसके अंदर आपके पास डाइपोल पड़ा है, डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉलर डिस्टेंस। अब यहां पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अगर हमारे पास एक गॉसियन सरफेस के लिए अगर हम फ्लक्स की बात करें, हम कहते हैं टोटल चार्ज इंक्लोज्ड डिवाइड बाय परमिटिविटी। ठीक है, अब अगर हमारे पास डाइपोल है तो नेट चार्ज क्या होगा? इंक्लोज जीरो होगा, और अगर टोटल चार्ज जीरो है तो फ्लक्स क्या आएगा? जीरो। तो डाइपोल के केस में हमारे पास जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है। 151 पर 152 में देखें, द रेशियो ऑफ सी मीडियम टू सी वैक्यूम, हमें पता है कि सी ऑफ वैक्यूम तो सी ऑफ द मीडियम जो होता है वो हमारे पास होता है एप्सिलॉन के, चूंकि यहाँ पे उलट दिया गया है सी ऑफ द मीडियम बाय सी ऑफ द वैक्यूम, तो ये 1 और एप्सिलॉन आर के बराबर होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास 1 और ई आर है। आपने पढ़ा था कि ई आर जो है वो हमारे पास आ सकता है एफ ऑफ द मीडियम बाय एफ ऑफ द वैक्यूम या सी ऑफ द मीडियम बाय सी ऑफ द वैक्यूम, लेकिन यहाँ पे उलट लिखा गया है तो एप्सिलॉन इनवर्स बन जाएगा। 153 है बेटा, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल चेंजेस बाय चेंजिंग, रेजिस्टिविटी जो है वो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के लिए आप डिफाइन करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टिविटी नहीं करता। रेजिस्टिविटी तब यहाँ पे डिपेंड करेगा सिर्फ टेम्परेचर पे, तो चेंज इन टेम्परेचर जब आएगा तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सी है। 154 है, अब मैग्नेटिक फील्ड हैज नो इफेक्ट ऑन, मैग्नेटिक फील्ड का किस चीज पे कोई इफेक्ट नहीं है? कंपास नीडल पे, कंपास नीडल तो इसको डिटेक्ट करता है बेटा, टाइनी मैग्नेट। मूविंग चार्ज के पास क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको भी इफेक्ट कर सकते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर में करंट जाएगा तो उसके भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उसको भी इफेक्ट कर सकता है। स्टैटिक चार्ज के साथ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक फील्ड हैज नो इफेक्ट ऑन द स्टैटिक चार्ज। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बीट्स, बीट्स हम कहते हैं बेटा चेंज या डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी को, तो हमारी जो रेंज है बीट्स या ये जो चेंज आ रहा है, ठीक है, या बीट सुनने की वो है मैक्सिमम 10 हर्ट्ज, 10 बीट्स तक, 10 बीट्स तक फ्रीक्वेंसी हम जो है वो हम सुन पाते हैं। 10 से ज्यादा हम उसमें फिर चेंज को या जो वेरिएशन आता है लाउडनेस में उसको हम फिर नोट नहीं कर पाते। तो 10 आपके पास मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी है जो हम सुन सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं सुन पाते। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। 156 है, द कूलम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर इज 80 न्यूटन। वैक्यूम के केस में 80 न्यूटन का फोर्स लगता है दो चार्जेस के दरमियान में। अगर इनके दरमियान वाटर रख दें तो फिर मीडियम के होते हुए फोर्स क्या बन जाएगा? तो बेटा इसके लिए सिंपल ये फार्मूला है, एफ ऑफ ई डिवाइड बाय ई आर दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ द मीडियम। तो ये भी 80 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर के लिए भी 80 है, तो 80 आपस में कैंसिल, 1 न्यूटन था। तो 80 से ये रिड्यूस हो जाएगा, 1 न्यूटन तक आ जाएगा अगर आप दो चार्जेस के दरमियान में वाटर को एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे। 1 न्यूटन आंसर आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। If an electron is accelerated through a potential difference of 500 volt, its kinetic energy, हमें पता है kinetic energy का फार्मूला क्या है? E into डेल्टा V। इलेक्ट्रॉन आपके पास चार्ज E के बराबर है, या आप Q डेल्टा V लिखे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q की जगह E लिखे और डेल्टा V हमें कितना गिवन है? 500 वोल्ट, तो ये बन जाएगा 500 EV या इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। तो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप ले सकते हैं अगर आप चार्ज को मल्टीप्लाई करें विद द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को। 158 में ये 157 था, 158
क्या है? एन आइडियल डायोड इन रिवर्स बायस वुड हैव, रिवर्स बायसिंग में हमें पता है कि डायोड जो है वो करंट को जाने नहीं देता, तो हम जब करंट को कौन अपोज करता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हो तो करंट की वैल्यू इतनी कम होगी। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ये उसको रिवर्स बायसिंग में करंट को जाने नहीं देता। तो एन आइडियल डायोड इन रिवर्स बायस वुड हैव इनफिनिट रेजिस्टेंस, तो करंट की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी। 159 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बाल्मर सीरीज। हमें P और हमें पता है कि लाइमन सीरीज के लिए P की वैल्यू 1 होती है, बाल्मर के लिए P की वैल्यू 2 होती है। इस तरह पार्सल इस तरह आगे जाए तो ये लाइमन के लिए है, किसी भी हायर शेल से P1 में आएगा, बाल्मर में किसी भी हायर ऑर्बिट से P2 में आएगा, ठीक है। तो जहां पे P = 2 वाला ऑप्शन गिवन है वो आपके पास बाल्मर सीरीज के लिए होगा। तो P2 P = 2 N = 4 ये आपके पास पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, ठीक है। 160 है द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज हम लिखते हैं कि लाइमन सीरीज का जो वेवलेंथ है वो है R1/p² - 1/n²। शॉर्टेस्ट के लिए हम n की वैल्यू को इन्फिनिट पुट करते हैं और p की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। तो 1/λ क्या हो जाएगा? R यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि 1/∞ = 0 होता है। यहां से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए वैल्यू आ जाएगी 1/r के बराबर। इसको उलट दे तो 1/r आ जाएगा। लॉन्गेस्ट के लिए क्या होगा? फॉर लॉन्गेस्ट हम पुट करते हैं कि हमारे पास p की वैल्यू तो 1 है लेकिन n की वैल्यू उसके पास नेक्स्ट जो होगा वो n = 2, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1/λ लॉन्गेस्ट के लिए r 1/p², p की जगह 1 है, और 1/2², तो 2 की जगह क्या आ जाएगा? बस 4 आ जाएगा। तो r 1/1 - 1/4, यहाँ से आ जाएगा ऊपर 3, तो 3r/4 दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट। अगर उलट दें तो 4/3r आ जाएगा। अब किस किस का रेशियो है? लॉन्गेस्ट का शॉर्टेस्ट के साथ। तो लॉन्गेस्ट है 4/3r, डिवाइड करें शॉर्टेस्ट 1/r, आप लिख सकते हैं 4/3r मल्टीप्लाइड बाय 1/r मल्टीप्लाई बाय r, यार ऊपर चला जाएगा, r आपस में कैंसिल, तो रेशियो 4/3 आया आपके पास। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट एमसीक्यू है 161 वो है द रिएक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर। जब भी आप किसी एसी सर्किट में रेजिस्टर लगाते हैं उसकी रेजिस्टेंस R कहलाती है। रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है जिसको रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर कहते हैं वो आप रिप्रेजेंट करते हैं XL से। तो RLC सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों करंट को अपोज करता है, तो तीनों की रेजिस्टेंस आप मेजर करते हैं। XL इंडक्टर में बराबर होता है ओमेगा L के, जिसको आप लिखते हैं 2πf × L, ओमेगा 2πf के बराबर है। तो बेटा ये करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगर XC की बात होती फिर आपके पास 1/ωL होता, ओमेगा C होता, तो वो है 1/2πfc, ये XC के लिए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है 161 में। और 162 जो है वो लास्ट एमसीक्यू है कि इन पेवर रेजिस्टिव एसी सर्किट द वोल्टेज एंड करंट। याद रखिए जब भी पेवर रेजिस्टिव सर्किट हो, मतलब ऐसा इसमें इंडक्टर कैपेसिटर नहीं बल्कि सिर्फ रेजिस्टर लगा हो एसी के साथ, तो वहां पे करंट और वोल्टेज हमेशा के लिए क्या होंगे? वो इन फेज होंगे, दोनों पैरेलल होंगे। और पैरेलल केस में एंगल क्या है बेटा? 0 डिग्री है, ठीक है। तो पेवर रेजिस्टिव सर्किट में जहां पे सिर्फ R होगा, ना XC होगा, ना XL होगा, करंट और वोल्टेज हमेशा के लिए क्या रहते हैं? इन फेज रहते हैं, जिनके लिए आपके पास थीटा क्या होगा? 0 या पैरेलल केस होगा, ठीक है। तो 162 में इन फेज वाला केस है और इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। तो बेटा ये इस संडे टेस्ट की डिस्कशन थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।